बीकॉम थर्ड पार्ट के लिए इनकम टैक्स बुक में किसी भी व्यक्ति के आय के स्रोत का दूसरा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति से आय। अब इस चैप्टर को आज करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। चैप्टर जब हम कर रहे थे इस बुक में स्टार्ट में हम बताए कि एक व्यक्ति जिस किसी भी माध्यम से धन अपने यहाँ कमाता है, अर्थात धन कमाने के स्रोत को 5 भाग में बांटा गया। पहला इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, चौथा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और पांचवा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इस रो में सेकेंड रो है, इसीलिए इसे व्यक्ति के आय का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण साधन माना गया है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसके अंतर्गत एक व्यक्ति के मकान संपत्ति से जो भी आय कमाया जाता है उसे इनकम टैक्स में, टैक्सेशन थ्योरी में किस प्रकार हमें दिखाना है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इस दृष्टिकोण से इस बुक में हमारे राइटर म्युनिसिपल वैल्यू, दूसरा फेयर रेंट, तीसरा स्टैंडर्ड रेंट, चौथा एक्सपेक्टेड वैल्यू और पांचवा एक्चुअल रेंट, फिर ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, फिर एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू। इतना टॉपिक मुख्य रूप से स्पष्ट किए हैं, बिना इसको जाने हुए हम इस चैप्टर में काम नहीं कर सकते। म्युनिसिपल वैल्यू, नगर पालिका मूल्यांकन, म्युनिसिपैलिटी के द्वारा प्रत्येक प्रॉपर्टी का एक कीमत तय होता है जिसे हम म्युनिसिपल वैल्यू कहते हैं। फिर सामान्य आदमी के द्वारा भी उसका कीमत बाजार में लगाया जाता है जिसे फेयर रेंट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सरकार के द्वारा कीमत कुछ और है, सामान्य आदमी के द्वारा कीमत कुछ और लगाया जाता है, लेकिन आपसी अनुबंध के तहत जब हम लेन देन करते हैं तो उस समय हमें कोई और मूल्य चुकाना पड़ता है, हम थोड़ा कम ज़्यादा करके उसमें एडजस्ट करते हैं, वो स्टैंडर्ड रेंट हो जाता है। ठीक है, और वास्तव में जिस मूल्य पर हम क्रय विक्रय करते हैं या मकान रेंट पर ले लेते हैं, वह मूल्य हमारा एक्चुअल रेंट कहलाता है। अब यहाँ इस चैप्टर में है कि इन म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट, इन म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट whichever is more, दोनों में से जो अधिक होगा, बट इट इज नॉट मोर देन स्टैंडर्ड रेंट, वो स्टैंडर्ड रेंट से अधिक नहीं होना चाहिए। इन म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट whichever is more but it is not more than स्टैंडर्ड रेंट, that is called expected value, that is called एक्सपेक्टेड वैल्यू, वही हमारा वास्तविक मूल्य होगा। ठीक है, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में से जो अधिक है, लेकिन वह अधिक मूल्य स्टैंडर्ड रेंट से अधिक नहीं होगा। यदि स्टैंडर्ड रेंट से अधिक होने लगा तो स्टैंडर्ड रेंट ही एक्सपेक्टेड वैल्यू होगा।
इसके बाद इस एक्सपेक्टेड वैल्यू का कंपेयर हम एक्चुअल रेंट, वास्तव में हमको जैसे साल 12 महीना का हुआ, 5,000 के किराया के हिसाब से हमने मकान किराया पे लगा दिया। अब 2 महीना मकान खाली रहा, किराएदार 10 महीना ही रहा, खाली कर दिया, और इस ईयर में 2 महीना हमारा मकान नहीं रहा, या 2 महीना हम मकान का वर्क करवाने में टाइम ले लिए, तो किराया तो नहीं आया। तो वास्तव में हमें क्या किराया मिला उस मकान का, या ऐसा समझिए कि किराएदार 12 महीना रहा, 2 महीना किराया वो अभी तक नहीं दिया, ऐसा भी तो हो सकता है, आउटस्टैंडिंग रेंट। तो वास्तव में वो क्या दिया उसका तुलना हम एक्सपेक्टेड वैल्यू से करते हैं। तो जब एक्सपेक्टेड वैल्यू और एक्चुअल रेंट का कंपेयर करते हैं, तो इन एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड एक्चुअल रेंट व्हिच एवर इज मोर, दोनों में से जो अधिक होगा, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस एनुअल वैल्यू, वह कहलाता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इन एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड एक्चुअल रेंट व्हिच एवर इज मोर, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, अब इस ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपैलिटी का टैक्स, हर मकान मालिक को टैक्स लगता है ना, तो म्युनिसिपैलिटी का जो हम टैक्स पेड करते हैं वो इस ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से घटाते हैं। तो आफ्टर डिडक्शन ऑफ म्युनिसिपल टैक्स विद इन एंड ग्रॉस ग्रॉस एनुअल वैल्यू, देन बैलेंस अमाउंट आर कॉल्ड एनुअल वैल्यू, है ना। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपैलिटी टैक्स को जब हम घटाते हैं तब जो शेष बचता है वह शेष हमारा एनुअल वैल्यू कहलाता है। इस एनुअल वैल्यू में से स्टैंडर्ड डिडक्शन, अभी सैलरी चैप्टर में आप नहीं पढ़े हैं, सैलरी चैप्टर में स्टैंडर्ड डिडक्शन का अमाउंट फिक्स कर दिया था कि 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन है। इसमें परसेंटेज फिक्स कर दिया है कि आपका जो भी अमाउंट होगा उसका 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको छूट मिलेगा, है ना। तो 30% हम एनुअल वैल्यू का घटा देंगे, तो घटाने के बाद जो बचेगा ये हमारा इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी बिफोर इंटरेस्ट चार्ज कहलाता है, ब्याज लगाने से पहले का इनकम। अब ऐसा कोई भी मकान नहीं होगा दुनिया में जो बनने के लिए किसी न किसी तरह का लोन नहीं लिया गया। बृहत लेवल का जो मकान होता है वो बनाने के लिए आजकल तो नहीं कुछ तो होम लोन लोग ले लेता है। तो इस संबंध में हाउस प्रॉपर्टी में बताता है कि आप मरम्मत कराने के लिए, नवीकरण कराने के लिए, सफेदी कराने के लिए, ठीक है, जो लोन लेते हैं उस लोन का ब्याज पिछले 5 साल के ब्याज को एवरेज कर दें, 5 से भाग दें, तो जो प्राइस बचेगा वो प्लस आपके फिनेंसिंग ईयर का ब्याज, दोनों को इसमें से, इस प्राइस में से हम घटाएंगे। अब जो वैल्यू बचेगा वह हमारा नेट अमाउंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी का इनकम होगा। ठीक है, इसे हम एक ग्राफ में लेते हैं। यहाँ हम फॉर्मेट लिखेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर फॉर द फिनांसिंग ईयर। ये प्रत्येक में लिखना है जो हम बताए थे। और हमारा असेसमेंट ईयर हम जिस सेशन में हैं 2024-25 है, और असेसमेंट ईयर से प्रीवियस ईयर होता है हमारा फिनांसिंग ईयर, तो ये हो जाएगा 2023-24। ठीक है, अब यहाँ म्युनिसिपल वैल्यू जो भी बनेगा इसमें फेयर रेंट, इस दोनों मूल्य में इन म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट व्हिच एवर इज मोर, यहाँ पे लेस कुछ नहीं, सैलरी चैप्टर में लेस पढ़ते थे, यहाँ मोर, व्हिच एवर इज मोर दैट इज कॉल्ड
expected value, but it is not more than स्टैंडर्ड रेंट, यह स्टैंडर्ड रेंट से अधिक नहीं होगा। तो इस आधार पे हम यहाँ लिख देंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू का कंपेयर हम करते हैं किस चीज से, एक्चुअल रेंट रिसीव, शॉर्ट में ARR लिखते हैं, एक्चुअल रेंट रिसीव। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू और एक्चुअल रेंट में, इन expected value and actual rent received, whichever is more, that is called GAV, मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू, है ना। ये हो जाएगा हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसमें से हम लेस कर देंगे, लेस MT म्युनिसिपल टैक्स, MT मतलब म्युनिसिपल टैक्स हम लेस कर दें तो ये हमारा कहलाएगा AV मतलब एनुअल वैल्यू। ठीक है, इसमें लेस कर दें स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो भी अमाउंट होगा उसका 30%, जो यहाँ बचेगा ये कहलाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बिफोर इंटरेस्ट चार्ज। अब इसमें से लेस करें इंटरेस्ट ऑन लोन, ये रिटेन डाउन वैल्यू और ये फिनांसिंग, ये दो रूप में घटता है जो हम सवाल में ज़्यादा स्पष्ट कर देंगे। दोनों को जोड़ के यहाँ ले आए, यहाँ जो अमाउंट बचेगा ये कहलाएगा इनकम फ्रॉम हाउस। इस तरह से इस चैप्टर में हमें सवाल करना है। रोक दो।